नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मैं हूं आपका पीटीआई साथी दिनेश स्वामी। तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा की क्लास में आज तीसरी क्लास है और हम इसमें कुछ विकास के सिद्धांत देखेंगे। तो विकास के सिद्धांत और नियम क्या होते हैं, और आप सभी इस क्लास को पूरा देखना। और मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि मेरे ज़्यादा व्यूज है, मेरे लिए ये जरूरी है कि जो भी पढ़े वो अच्छे से पढ़े। तो मेरा मकसद यही है कि आप जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे से चाहे 5 बच्चे ही पढ़े, पर वो अच्छे से पढ़े और वीडियो पूरी देखे और इसी तरीके से आगे अच्छे से बढ़ते रहे। मैं आपको फिजिकल एजुकेशन करवाना चाहता हूँ और इसमें आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता था आपसे ही फीस चार्ज कर सकता था, पर मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ। इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा ये सपना है कि मैं पीटीआई बनाऊं, तो आपको भी पीटीआई बनाऊं, और भी बच्चे हैं वो पीटीआई बने और इस फील्ड में आए और इसमें अच्छा विकास करें। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हम विकास के सिद्धांत व नियम देखने वाले हैं। डेवलपमेंट के जो सिद्धांत होते हैं, एक बालक के विकास किस तरीके से होता है, उसमें कौन कौन से सिद्धांत और नियम होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो विकास के सिद्धांत में हम देखने वाले हैं निरंतरता का सिद्धांत देखेंगे, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास हमेशा निरंतर चलता है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। इसी प्रकार विकास की दिशा का सिद्धांत है, ये कहता है कि विकास की निश्चित दिशा होती है, वो आगे हम पढ़ेंगे। फिर आता है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास का एक निश्चित क्रम होता है, उससे उस तरीके से विकास होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत हम पढ़ेंगे आगे। और सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत क्या होता है, ये पढ़ेंगे। समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये सोरेनसन ने इसके बारे में क्या बताया, ये पढ़ेंगे। अगला है चक्रवार विकास का सिद्धांत, और 8वां है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो हम इन्हें देखेंगे और पढ़ते हैं। आज हम सिर्फ विकास के नियम हैं, सिद्धांत है, उन पे ही चर्चा करेंगे। तो निरंतरता का सिद्धांत क्या कहते हैं। अगर आपको वीडियो में देखने में मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो आप ऐसे करना, इसको 1.25 की स्पीड पे चला लेना, या फिर 1.5 गुना की स्पीड पे आप दे सकते हो। पर वीडियो को पूरा देखना, आप इसके नोट्स भी बनाना साथ में। और अगर आपको अभी सुविधा के अनुसार नोट्स नहीं बना पाते हो साथ में, क्योंकि मैं बस जो कंटेंट है वो सीधा पहले ही लिख के रखता हूँ, ताकि मेरा भी टाइम ख़राब ना हो और आपका भी टाइम ख़राब ना हो। तो आप ऐसे करना, टेलीग्राम पे सर्च करना दिनेश, इसको लिख लो दिनेश, फिर आगे सर्च करना है आपको, 1 मिनट लिख देता हूँ मैं, दिनेश पीटी इंस्ट्रक्टर, दिनेश पीटी इंस्ट्रक्टर टेलीग्राम पे सर्च करोगे आप, तो वहाँ पे मेरा चैनल आ जाएगा। जो अभी यूट्यूब चैनल का नाम है वो सेम आपको सर्च करना है, तो वहाँ पे मेरा टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। और वहाँ पे मैं क्लास की पीडीएफ है वो वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ पे आप क्लास की पीडीएफ ले लेना। तो अभी शुरुआत करते हैं, निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है। निरंतरता का सीधा मतलब है लगातार। तो निरंतरता का सिद्धांत कहता है, निरंतर विकास का सिद्धांत भी इसे कह सकते हैं, कि बालक का विकास है वो निरंतर होता रहता है। जब बच्चा छोटा होता है, माँ के पेट में होता है, तब से लेके जब वह बड़ा होता है, जो शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोरावस्था में आता है, इस तरीके से विकास है वो उसका होता रहता है। और विकास कभी मतलब अंत तक, जब उसकी मृत्यु होती है तो तब तक उसका विकास है वो होता रहता है। तो इसकी थ्योरी हम पढ़ेंगे। बालक आयु के साथ निरंतर रूप से विकास को प्राप्त करता है। गर्भधारण से ही बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है, जो क्रमशः गर्भकाल एवं जन्म के बाद की सभी अवस्थाओं में होता हुआ जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो ये सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। आगे देखेंगे। दूसरा हमारा सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि विकास की एक डायरेक्शन होती है, एक दिशा होती है विकास की। तो विकास की दिशा का सिद्धांत हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि विकास हमेशा जो व्यक्ति का सर होता है वहाँ से लेके पैरों की ओर होता है। तो विकास ऐसे होता है, पहले सर से पैरों की ओर विकास होता है। ओके, तो ये आप समझने की कोशिश करो। और इसी अनुसार विकास होता है वो केंद्र से परिधि की ओर होता है। मतलब मैंने कल बताया था वीडियो में कि
केंद्र से, जैसे उसका स्पाइनल कॉर्ड है, ये उसकी रीढ़ की हड्डी है, तो यहाँ से रीढ़ की हड्डी से उसका विकास है वो रीढ़ की हड्डी से इधर हाथों की ओर होगा। इस तरीके से उसका चारों ओर विकास चालू होता है। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, फिर चारों ओर हाथों में पैरों में उसका विकास होगा, मतलब आगे बढ़ता जाएगा। तो इसे कहते हैं केंद्र से परिधि विकास। तो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विकास हमेशा निश्चित दिशा में होता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास हमेशा निश्चित दिशा में होता है। निश्चित दिशा, इसकी एक डायरेक्शन होती है, वो निश्चित होती है। आप समझ गए? जैसे सिर से पैर की ओर, जैसे विकास का क्रम दे रखा है, विकास का क्रम सिर से पैर की ओर, सर से पैर की ओर, अपने सर से विकास पैर की ओर चलता है, और केंद्र से परिधि की ओर रहता है। केंद्र से परिधि की ओर रहता है। तो अब हम विकास के जो रूप है वो देखेंगे। इसमें विकास की दिशा में कौन से रूप होते हैं। तो एक विकास का रूप है मस्तकोद्मुखी विकास। तो मैंने कल आपको शायद अलग बता दिया था मस्तकोद्मुखी विकास का, कि केंद्र से परिधि की ओर तो होता है वो मस्तकोद्मुखी होता है। तो आप करेक्शन कर लेना कि मस्तकोद्मुखी विकास सिर से पैर की ओर होता है, उसे कहते हैं मस्तकोद्मुखी। जैसे मस्तिष्क से मुख की ओर आना। तो मैंने देखा था, फिर मैंने सोचा भी मैंने तो गलत बता दिया। चलो कोई बात नहीं है। फिर अभी आप तीसरी क्लास में हो, तो आप जो निरंतर क्लास से देखेगा उसको ही बेनिफिट है, एक क्लास देखने से बेनिफिट नहीं है। तो मस्तकोद्मुखी विकास होता है, सिर से पैर की ओर होता है। इसी तरीके से निकट दूर विकास कहते हैं केंद्र से परिधि की ओर से। केंद्र से परिधि की ओर जो विकास होता है, मैंने बताया स्पाइनल कॉर्ड से बाहरी अंगों की ओर, उसे कहते हैं निकट दूर सिद्धांत। क्या कहते हैं? निकट दूर सिद्धांत। तो मस्तकोद्मुखी और निकट दूर विकास के सिद्धांत, इनको आपको आगे देके चलना है, क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं। तो इस टॉपिक से आपके जो प्रश्न आएंगे मैं बता देता हूँ कि साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में आपके 20 नंबर की साइकोलॉजी है फर्स्ट पेपर में पीटीआई वालों के लिए। तो पीटीआई वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं कि उनके 20 नंबर की साइकोलॉजी है, तो उसमें विकास से आपके 1 से 2 प्रश्न आ जाते हैं, और इसी प्रकार सेकेंड पेपर में भी 1 से 2 प्रश्न इसके बारे में आ जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे है विकास क्रम का सिद्धांत। ये हमारा है तीसरा सिद्धांत, विकास का क्रम होता है एक। यह सिद्धांत कहता है कि विकास का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक बालक है, वो चलना सीखता है, तो उसका एक क्रम होता है। पहले वो पैर हिलाना सीखेगा, फिर वो धीरे धीरे सीधे बैठे बैठे चलने का प्रयास करेगा, यानी घसीटते हुए चलेगा। फिर उसके बाद में वो क्या खड़ा होने का प्रयास करेगा, किसी चीज़ की सहारा लेके चलने का प्रयास करेगा। तो इस तरीके से उसका विकास होता है, और वो फिर अंत में क्या चलना सीख जाता है। तो उसका एक क्रम होता है। ऐसे नहीं है कि बालक एक रात सोया, पहले दिन नहीं चलता था और दूसरे दिन उठा और सीधा चलने लग गया, तो ऐसे विकास नहीं होता। तो विकास का एक क्रम का सिद्धांत कहता है कि विकास एक क्रम में होता है। तो इसमें कहा गया है कि बालक के गामक विकास सदैव एक निश्चित क्रम में होते हैं। जो गामक विकास है वो एक निश्चित क्रम में होते हैं। जैसे भाषा का विकास सदैव सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के क्रम में होता है। तो इसमें बताया गया है कि जो भाषा का विकास है उसका एक क्रम होता है, जिसे कहते हैं LSRW। आप देख सकते हो, उसे कहते हैं LSRW। ये एक भाषा के विकास का क्रम है। इसी तरीके से वो बच्चा सीखता है। तो LSRW से तात्पर्य है, सबसे पहले वो लिसनिंग करेगा। लिसनिंग मतलब सुनना सीखेगा, लिसनिंग। फिर उसके बाद स्पीकिंग करेगा, मतलब बोलना सीखेगा। फिर उसके बाद में रीडिंग करना सीखेगा, यानी पढ़ना सीखेगा, और अंत में वो लिखना सीख जाता है। तो ये एक विकास का क्रम है। ऐसे नहीं है कि पहले दिन बालक पहले बोलना ही स्टार्ट नहीं करता है, सुनना ही स्टार्ट नहीं करता है और सीधे लिखने लग जाता है जन्म होते ही। तो ऐसा नहीं होता, उसका एक विकास का ये क्रम होता है। तो ये है विकास क्रम का सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और आपको अच्छे से इसको अपने नोटबुक में एज इट इज़ जो मैंने लिखा है ये लिखना है, और इसको बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन करते चलोगे तो आपको आगे कोई कठिनाई नहीं आएगी। अगला 4 नंबर सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, यह सिद्धांत कहता है कि हमारा विकास होता है। आप इस चीज़ को मत भूलना कि हम विकास के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि ये सभी विकास के सिद्धांत है। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत कहता है कि जब भी विकास होता है तो एक पक्ष के विकास का दूसरे पक्ष के विकास के साथ संबंध होता है।
तो देखते हैं, बालक का विकास होता है तो उसका एक पक्ष दूसरे पक्ष से इम्पैक्टेड होता है, यानी एक पक्ष है वो दूसरे पक्ष से इम्पैक्टेड होगा। जैसे शारीरिक विकास अच्छा होने पर मानसिक विकास भी अच्छा होता है। तो किसी का शारीरिक विकास है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उसके मानसिक विकास पे और उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। यह है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसी तरीके से ये चलते हैं आगे। जैसे नैतिक विकास अच्छा होगा तो आध्यात्मिक विकास भी अच्छा होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, नैतिक विकास अच्छा होगा, नैतिक विकास, तो आध्यात्मिक विकास भी अच्छा होगा। आध्यात्मिक विकास है वो क्या होगा, अच्छा होगा, यानी आध्यात्मिक विकास भी ग्रो करेगा। तो ये सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। आप समझ ही गए होंगे। तो एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि ये सिद्धांत कहता है कि एक पक्ष अच्छा होने पे दूसरा पक्ष है वो उससे जुड़ा होगा और उसका इम्पैक्ट है पहले पक्ष का दूसरे पक्ष पे पड़ेगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला सिद्धांत है 5 नंबर सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि सामान्य से विशिष्ट क्रिया बच्चा करता है तो सबसे पहले बच्चा वो सामान्य क्रियाओं करता है और उसके बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। तो इसको देखते हैं। विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर होता है। इसके अनुसार बालक पहले सामान्य क्रियाएं सीखता है और बाद में विशिष्ट क्रियाएं सीखता है। जैसे कोई बालक कोई वस्तु पकड़ने से पहले अपने हाथ को हिलाना सीखता है, फिर उंगलियों को हिलाना सीखता है, उसके बाद वस्तु को पकड़ना सीखता है। तो यह है सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि बालक है वो सबसे पहले सामान्य क्रियाएं सीखता है। सामान्य क्रियाओं से मतलब है, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि एग्जाम्पल है कि एक बच्चा है वो कोई बर्तन उठाना सीखता है। तो वो बर्तन उठाने के लिए उसको क्या करना होगा, सबसे पहले वो हाथ हिलाना सीखता है, सीधा हवा में हाथ मारता है, फिर उसका उंगलियों पे नियंत्रण आता है। उंगलियों पे नियंत्रण आता है तो धीरे धीरे वो उंगलियां हिलाना सीखता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि सामान्य से उसने स्टार्ट किया था और उसका इतना विकास हो जाता है कि वो आज सक्षम है, वो अभी अपना लैपटॉप उठा सकता है, फ़ोन उठा सकता है। जैसे हम छोटे बच्चे थे तो क्या है कि सामान्य विकास था हमारे हाथ का, हम चीज़ें नहीं उठा पाते थे और ज़्यादा भारी भरकम सामान भी नहीं उठा पाते थे और अपनी उंगलियां भी एक साथ क्रम में नहीं, कंट्रोल में नहीं थी। तो और अब हम इस विकास में सामान्य से विशिष्ट की ओर आ गए हैं और हम अब एकदम से अपनी उंगलियों का उपयोग कर सकते हैं, अच्छे से टाइपिंग कर सकते हैं, कितना कंट्रोल हो गया। तो ये है सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। आगे चलते हैं। इसको आपने समझ लिया होगा, आई होप कि अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। यह सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो सोरेनसन ने इसके बारे में कहा है, समान प्रतिमान के सिद्धांत के बारे में, कि जैसे माता पिता होते हैं वह वैसे ही समान प्रतिमान वाली संतानों को जन्म देते हैं। तो जैसे माता पिता होंगे, पेरेंट्स होंगे, वो वैसे ही संतान को जन्म देंगे। तो सोरेनसन ने एग्जाम्पल दिया है जैसे कि मनुष्य ही जन्म लेता है, मनुष्य ही जन्म लेता है और पशु के पशु ही जन्म लेता है, उसी प्रकार पक्षी के पक्षी ही जन्म लेता है। तो ये है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि मनुष्य के कुत्ता पैदा हो जाए और कुत्ते के मनुष्य पैदा हो जाए। तो ये इसलिए नहीं होता क्योंकि समान प्रतिमान वाली संतानों को ही जन्म देते हैं। जो माता पिता होते हैं वो समान प्रतिमान वाली संतानों को जन्म देते हैं। तो ये सिद्धांत कहता है समान प्रतिमान का सिद्धांत है। तो आप समझ गए होंगे और इन चीज़ों को आपको लिखना है और बार बार अभ्यास करोगे तो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि समान प्रतिमान सिद्धांत मतलब मनुष्य के मनुष्य पैदा होगा, पशु के पशु पैदा होगा। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल को इससे ऐड कर लेना है। आगे चलते हैं। अगला सिद्धांत है चक्राकार विकास का सिद्धांत। चक्राकार विकास का सिद्धांत कहता है कि शीघ्रता से होने वाला विकास तब तक रुक जाता है जब तक बाकी अंगों का विकास संतुलन में नहीं आता। तो इसका मतलब है कि जब एक बच्चे का विकास होता है तो उसमें क्या है कि पहले कुछ अंगों का विकास पहले हो जाता है। तो ऐसे नहीं है कि उनका विकास ही हो और दूसरों का ना हो। तो कुछ स्तर तक उनका विकास होता है, फिर वह रुक जाता है और दूसरे अंगों का विकास जब उस लेवल तक आ जाता है तो फिर उनका विकास वापस हो जाता है। तो इस तरीके से चक्र होता है। जैसे मस्तिष्क का विकास चालू हो गया तो कुछ तरीके से डेवलप हो जाएगा, उसका सर मजबूत हो रहा है,
फिर उसके बाद में क्या है, एक टाइम आएगा वो रुक जाएगा और अंगों का और विकास चला जाएगा। तो इस तरीके से चक्र की तरह ये विकास चलता है, तो इसे कहते हैं चक्राकार विकास का सिद्धांत। इसे आप समझ लेना। तो इसकी थ्योरी है कि इस सिद्धांत के अनुसार शीघ्रता से होने वाला विकास या पहले होने वाला विकास, जैसे किसी अंग का विकास पहले स्टार्ट हो गया, शीघ्रता से या पहले होने वाला विकास तब तक रुक जाता है जब तक बाकी अंगों का विकास संतुलन में नहीं आता। जब बैलेंस में नहीं आता तब तक वह रुक जाता है और बाद में वह आगे चलने लगता है। अगला है हमारा वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। आज की क्लास छोटी होने वाली है, बस ये लास्ट स्लाइड है। तो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, तो यह सिद्धांत कहता है कि एक बालक है तो उसका विकास होगा तो वो वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त प्रभाव में होगा, मतलब दोनों का प्रभाव पड़ेगा और गुणे में प्रभाव पड़ेगा। जैसे अपने देखा था कि कल ये भी सूत्र देखा था कि विकास इक्वल होता है वंशानुक्रम इनटू वातावरण के। तो ये सिद्धांत है कि बालक का विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त प्रभाव में होता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत इसे कहते हैं। तो एक बार आजकल जल्दी क्लास हो गई है तो अपने क्या करते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं इनका, फिर आपको छोड़ देंगे। तो निरंतरता का सिद्धांत है, ये कहता है कि विकास होता है वो निरंतर क्रम में चलता है, जैसे बालक का जन्म होता है और मृत्यु तक उसका विकास चलता रहता है। ओके, समझ में आ गया। अगला है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की निश्चित दिशा होती है, जैसे सिर से पैर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। ये देखो, सिर से पैर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। सिर से पैर की ओर होता है विकास, उसे मस्तकोद्मुखी कहते हैं। केंद्र से परिधि की ओर होता है उसे निकट दूर कहते हैं। ओके, अगला देखते हैं विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत कहता है कि विकास का निश्चित क्रम होता है। गामक क्रिया जो होती है गामक विकास कहते हैं, जिसे मोटर डेवलपमेंट भी इसे कहते हैं। गामक विकास होता है तो उसमें एक निश्चित क्रम होता है, जैसे LSRW। पहले वो सुनना सीखेगा, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। सुनना मतलब लिसनिंग, बोलना मतलब स्पीकिंग, पढ़ना रीडिंग, लिखना राइटिंग। तो इस तरीके से विकास क्रम का सिद्धांत होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत कहता है कि एक पक्ष का विकास दूसरे पक्ष को इम्पैक्टेड करता है, यानी प्रभावित करता है। जैसे शारीरिक विकास अच्छा होने पर मानसिक विकास भी अच्छा होगा। अगर शारीरिक विकास अच्छा होगा शारीरिक, तो मानसिक विकास भी ऑटोमेटिक अच्छा होगा। तो ये सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत था। हमने देखा कि सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत कहता है कि बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं सीखता है, फिर विशिष्ट क्रियाएं सीखता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि बच्चा हाथ को अपने यूज में लेने के लिए पहले वो सामान्य इसको हिलाना सीखता है, फिर धीरे धीरे उनका उंगलियों पे कंट्रोल आता है और एक टाइम होता है वो पूरा अच्छे से टाइपिंग भी कर पाता है, सब कुछ कर पाता है। आगे है समान प्रतिमान का सिद्धांत। सोरेनसन कहता है कि जैसे माता पिता है उनकी वैसी संतानें होगी, जैसे मनुष्य के मनुष्य, पशु के पशु और पक्षी के पक्षी। अगला चक्राकार विकास का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि शीघ्रता से होने वाला जो विकास होता है, शीघ्रता से होने वाला विकास है तब तक रुक जाता है जब तक बाकी अंगों का विकास संतुलन में नहीं आता। तो चक्राकार विकास का सिद्धांत कहता है कि शीघ्रता से जो या पहले जो विकास स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, तो वो विकास तब तक रुक जाता है जब तक जो पिछला विकास है और अंगों का विकास उसके बैलेंस में नहीं आ जाता। ओके, आगे है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये हमारा अंतिम सिद्धांत था। तो यह सिद्धांत कहते हैं कि बालक के विकास में वंशानुक्रम और उसके आसपास के वातावरण का संयुक्त प्रभाव होता है और विकास बराबर होता है वंशानुक्रम और वातावरण। तो दोस्तों, आपने क्लास पूरी देखी होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अगर ये क्लासें आप देखते रहे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पेपर में सफलता मिलेगी, एकदम पक्का श्योर है कि आप पेपर अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे। पर इसके लिए है अनुशासन मैनेज करना होगा, टाइम मैनेज करना होगा। हो सकता है आपको फ़ोन चलाना छोड़ना पड़े और क्लासें देखनी पड़े सिर्फ। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।